वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स और आज की जो वीडियो है दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ अ न्यू सीरीज़ जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर मॉक टेस्ट. नाउ बेसिकली दिस इज़ एम्ड टुवर्ड्स एनीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस एग्ज़ाम्स या यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स जिसमें आपका आ जाएगा सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ. तो टेक्निकली ये जितने भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इट हैज़ अ सेट पैटर्न जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये कोई भी देख सकते हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ये क्वेश्चंस इस तरीके से हमने कंपाइल करे हैं जो कि बहुत ही ट्रिकी एरियाज से हैं जहाँ से मोस्ट ऑफन यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है और जहाँ से हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनके ना सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स ही हैं बट इनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको और भी बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, इसके साइड वाइज जो टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं. और लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सॉवरेन बॉडी बिकॉज. तो देखिए सॉवरेन बॉडी की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं. सॉवरेन बॉडी हम किसी को तब बोलेंगे जब उसकी जो पावर है वो कहीं और से डिराइव नहीं कर रहा, उसको वो पावर खुद में है. ठीक है. अब क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पावर उसके पास ही है? जी नहीं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है अपना जो पावर है वो डिराइव करती है भारतीय संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. ऑल राइट. तो ये सॉवरेन बॉडी तो नहीं है. अब एक बार ज़रा इन ऑप्शंस को देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है इट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इंटरेस्टेड टू द सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी ट्रू. देखिए ये कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट पे बिना मतलब आराम से ये कोई भी लेजिस्लेशन बना ले. आपकी जो लेजिस्लेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट्स हैं दे हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट्स. ठीक है. 3 फोल्ड न्यूमरेशन बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? 3 फोल्ड न्यूमरेशन. जिसमें आपका सेंटर लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट आती है, आपकी स्टेट लिस्ट आती है और आपकी कंकरेंट लिस्ट आती है. और उसके बाद भी जो पावर्स बच जाती हैं, सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, वो आते हैं आपके रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में. तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में भी अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस ही स्टेट सब्जेक्ट पे लिस्ट बना सकती है. वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं? अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इट कैन मेक लेजिस्लेशन रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट्स, या फिर अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं खुद अपनी स्टेट असेंबलीज उनकी लेजिस्लेशन पास करती हैं और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इन स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाओ. ठीक है. बट उस केस में वो जो लॉज होंगे वो सिर्फ उन्हीं स्टेट के लिए बनेंगे और बाकी स्टेट्स के लिए नहीं बनेंगे. ठीक है. और आपका जो थर्ड आ जाता है कि मतलब थर्ड में आ जाता है जब आपकी राज्यसभा जो है उसी के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स विद 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो लेजिस्लेशन एक ऐसी स्टार्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेजिस्लेट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट. तो ये सर्कमस्टांसेस हैं. तो दीज आर वेरी सेट एंड डिफाइंड सर्कमस्टांसेस जिन पे जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है. अब आप बताइएगा ये मुझे कि कौन सा स्केड्यूल है जो ये 3 न्यूमरेशन जो है, 3 फोल्ड न्यूमरेशन जो है वो किस स्केड्यूल नंबर में स्पेसिफाई करा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही. ऑप्शन बी, इट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हम यही बात कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटलेस पावर्स नहीं है पार्लियामेंट के पास, और इसको चेक करने के लिए क्या है टूल? टूल है आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट्स के पास भी है. और ये कहाँ से आता है? ये आता है आर्टिकल 13 से. कौन से दो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13. दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज that are contradictory to the basic structure of the constitution. Okay. उसके रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट लॉज नहीं बना सकती जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तोड़ता है. तो ये किस पर्टिकुलर जजमेंट में है? क्या है उस जजमेंट का नाम? उस जजमेंट का नाम, उस केस का नाम क्या था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ही रेवोल्यूशनरी इसको जजमेंट माना जाता है? वो है केशव नंदा भारती केस. ऑल राइट. तो अब देखिए ऑप्शन 2 भी सही है. अब ऑप्शन 3 की बात करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज passed by parliament as unconstitutional if they contravene the provisions of the constitution. Again we were just talking about it, so this is also correct. तो इसका जो right answer है that will be D, all of the above. What will be the right answer? D, all of the above. Next question की तरफ बढ़ते हैं.
The name of Laccadive, Minicoy and Aminidive Islands was changed to Lakshadweep by an act of parliament. अब ये factual सा question है, एक्ट जो है ये 1973 का एक्ट है. इसको पहले कैनन और आइलैंड्स भी बोला जाता था. 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप जो है चेंज कर दिया गया. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The members of the Rajya Sabha are elected by. तो members of Rajya Sabha जो हैं ये elected members of legislative assembly वहाँ से elect होते हैं. और राज्य सभा जो है एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल है द हिंदू में. राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड जो पिक्यूलियरिटीज़ हैं आप सर्च करिएगा, इसको पढ़िएगा इफ़ यू हैव टाइम. तो देखिए राज्यसभा के जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरीके की होती है कि 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 245 मेंबर्स हैं. आई एम सॉरी मैं ज़्यादा ढंग से लिख नहीं पा रही हूँ. आई होप यू गाइज आर लिसनिंग. 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनेट करता है फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफाइड फील्ड्स. और बाकी के जो 233 मेंबर्स हैं वो जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं. ऑलराइट. अब ये 233 मेंबर्स जो हैं इनकी भी टर्म ऐसी होती है कि हर 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में अपने आप रिटायर भी हो जाते हैं. ओके. और इनके इलेक्शंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि ये होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे. प्रेफरेंशियल जो है इसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम है, प्रेफरेंशियल नहीं. प्रेफरेंशियल सिस्टम ऑफ वोटिंग आपका प्रेसिडेंट का एक तरीके का होता है, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, प्रेफरेंशियल है या प्रोपोर्शनल है. बट राज्यसभा के इलेक्शन जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में होते हैं. अब ये इन दो शब्दों का मतलब क्या है? इन दो शब्दों का मतलब ये है कि आप अगर मेजॉरिटी पार्टी हैं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी ही पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वही इलेक्शन में आगे जा पाए. हर पार्टी को, हर एमएलए को एक जो ग्रुप ऑफ एमएलएज हैं हर पर्टिकुलर पार्टी से, उन सबको ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो कि उन सबका एक एक कैंडिडेट जो है एटलीस्ट इलेक्शन तक तो फेस करे. ओके. तो ये है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? तो देखिए जो इलेक्शंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस इस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस देते जाते हैं. ठीक है. तो अब इलेक्शन में वो बंदा जीतेगा जिसको मैक्सिमम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोटा जो ऑलरेडी डिफाइंड है फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स का, अगर वो उसको पास कर लेता है तो वो जीत जाएगा. अगर वो नहीं पास कर पाता, किसी भी कैंडिडेट को उतने सेट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स नहीं आते, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को देखा जाएगा. ओके. तो इस तरीके से इसका सिस्टम होता है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ओपन बैलेट होता है या फिर सीक्रेट बैलेट होता है. तो इसमें बताना भी क्या है मैं ही बता देती हूँ. इसमें ओपन बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट नहीं होता है. ठीक है. ताकि क्रॉस पार्टी वोट्स ना जाएं, इसलिए इसमें ओपन बैलेट सिस्टम होता है. ऑलराइट. तो अपने क्वेश्चन की तरफ, मेन क्वेश्चन पे आते हैं. तो इसका आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. द ऑप्शन विल बी, द आंसर विल बी ऑप्शन सी. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनके मेंबर्स को ये वोट नहीं राइट नहीं होता वोट करने का. ऑलराइट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर. तो ये आपको पता भी होगा, मेंबर्स ऑफ द पंचायत जो हैं, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी डी भी गलत है. मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टोरेट्स जो भी हैं उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी के, जो भी इलेक्टोरेट्स होते हैं जिन्होंने वोट दिया है, जो भी इलेक्शन रोल्स में जिनका नाम है, तो वो इलेक्टोरेट्स होते हैं. तो वो जो हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ द पंचायत. तो पंचायती राज जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं. इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए 72nd 73rd अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, और 11वें 12वें शेड्यूल का भारतीय संविधान में उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. 11th and 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड यू शुड ऑल्सो नो द इम्पॉर्टेंट कमीशंस जो कि हैं इसमें. ठीक है. मतलब एआरसी की क्या क्या थी, बलवंत राव मेहता की क्या थी, अशोक मेहता की क्या रिकमेंडेशंस थी, गडगिल कमेटी क्या थी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स जो हैं रिजर्व्ड होती हैं, ट्राइबल एरियाज़ में इनकी कॉम्पोजिशन किस तरीके से होती है. तो पंचायत जो हैं बहुत ही, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डू स्टडी इट इन डिटेल. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द पावर टू डिसाइड ऑन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द. अब बहुत बच्चों को लगेगा ये कि सुप्रीम कोर्ट है मे बी या इलेक्शन कमीशन है, पर इसका सही आंसर इज हाई कोर्ट. अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये पावर जो है ये हाई कोर्ट्स के पास है. तो देखिए क्या होता है इलेक्शन पिटिशन. इलेक्शन पिटिशन जो है, अगर आपको कहीं पे भी लगा है कि इलेक्शंस ढंग से कंडक्ट नहीं हुए हैं, एनीबडी कैन फाइल अ पिटिशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट.
within a time frame of 45 days. कितने days? 45 days. Within a time frame of 45 days. I'm sorry मैं ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ. I hope you guys are listening. Please इसको ध्यान से सुनिएगा. 45 days का टाइम फ्रेम है और हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि अगर उसको आपकी इस पिटिशन में आफ्टर इंक्वायरी उनको लगता है कि हाँ देयर वाज सम बेस, तो वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई कोर्ट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज ऑफ द रेजिडुअरी पावर्स. तो देखिए रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि थ्री फोल्ड न्यूमरेशन होती है. अब थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन जो है ये कहाँ कहाँ पे है. इंडिया में जो थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन थी ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तब से इंडिया में आई थी. ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो लिस्ट्स हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक आपकी यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 में आपकी स्टेट लिस्ट आती है, लिस्ट 3 में आती है यूनियन और स्टेट की दोनों की कंकरेंट लिस्ट्स, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जो इन तीनों लिस्ट्स में नहीं है वो रेजिडुअरी पावर्स में आती है. अभी ये रेजिडुअरी पावर्स किसके पास हैं? ये रेजिडुअरी पावर्स जो हैं ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास हैं एट ऑल टाइम्स. ठीक है, अब थ्री फोल्ड न्यूमरेशन की बात है तो ये और कहाँ कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए. सो देखिए this threefold numeration is also prevalent or is also in use in Canada. Okay, whereas when you talk about America or when you talk about let's say Australia, तो वहाँ पे क्या होता है कि these lists there is no 2 or 3 or any fold numeration, there is only a single fold numeration. एक ही single fold numeration है जिसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं, बाकी जितनी भी पावर्स होंगी वो अंडरस्टूड है कि वो स्टेट लिस्ट्स को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं. तो दिस सिस्टम ऑफ सिंगल फोल्ड न्यूमरेशन इज प्रेवलेंट इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, whereas the threefold numeration which was introduced in India by the Government of India Act 1935 is also prevalent in which country? Canada. Okay, so जो इसका सही आंसर होगा that will be option A at all times. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Now the next question is the members of Lok Sabha hold office for a term of. This is a very factual question. 5 years का term होता है. Now आप लोग बताइएगा मुझे कि ये कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा गया है कि कितना टर्म के लिए दे होल्ड ऑफिस फॉर. तो ये यू विल कमेंट दैट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The number of writs that can be prayed for and issued by the Supreme Court and or a High Court. तो देखिए कितनी लिस्ट्स होती हैं. नंबर ऑफ लिस्ट्स जो हैं ये 5 हैं. ओके, इसमें आपकी मैंडेमस आ जाती है, सर्चुरी आ जाती है, को वारंटो आ जाता है. तो ये जो है ये 5 लिस्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. रिट्स जो हैं और ये आती है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पास आती है आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट के पास आती है आर्टिकल 226 से. ऑलराइट, तो देखिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पता नहीं होती है कभी कभी, आई होप आपको पता हो. तो ये रिट जुरिस्डिक्शन जो है किसकी ज़्यादा बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी है या हाई कोर्ट की बड़ी है. ये बोला जाता है ना कि पॉकेट जो है रिट जुरिस्डिक्शन की किसकी ज़्यादा बड़ी है. तो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन इज ऑलवेज लार्जर देन सुप्रीम कोर्ट. नाउ हाउ इज इट लार्जर? देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है दैट इज लिमिटेड ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंक्रोच हो रहे हैं या उन पे कुछ उनके वो एब्रोगेट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो only in that cases, only in those cases Supreme Court can exercise the writ jurisdiction under Article 32. but ऐसी कोई भी restriction High Court के पास नहीं है. ठीक है, तो ये जो writ jurisdiction है it is wider for High Courts. Alright, तो अपने question की तरफ वापस आते हैं. तो the right answer will be answer option C, 5. The next question is minimum age to qualify for election of the Lok Sabha. तो again factual question है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं analytical. 25 years, option A. अगला question है the pension of High Court judge is charged to the. options देख लेते हैं एक बार. Consolidated Fund of India, Consolidated Fund to the state where he last served, Consolidated Funds to the different states where he has served, and Contingency Fund of India. तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 266 में डिस्क्राइब करा गया था। तो आर्टिकल 266 क्या कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका एक ऐसा फंड है जहाँ पे आपकी जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आती हैं या जो भी रेवेन्यू दैट इज़ बीइंग मेड किसी भी फंड्स वगैरह से, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। और यहाँ का अगर आपको 1 रुपया भी खर्च करना है सरकार को तो वो पार्लियामेंट की परमिशन से ही होगा। विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन से आप यहाँ से कोई भी खर्चा नहीं कर सकते देश को चलाने के लिए। पर जब आप देश को चला रहे हैं तो दे कैन बी एनी एमरजेंसी लाइक सिचुएशंस, ए फोर्सीन सिचुएशंस जो आपने कभी सोचे नहीं है, जब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लियामेंट को बुलाएं, पार्लियामेंट को बिठाएं, फिर परमिशन लें। तो उन केसेस के लिए आर्टिकल 267, भारतीय संविधान का आर्टिकल 267 कहता है कि आपके पास एक कंटिजेंसी फंड भी है, जिसको बोला जाता है 500 करोड़ का फंड। ठीक है, बहुत पॉपुलरली ऐसा बोला भी जाता है आजकल। तो ये है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जहाँ से आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं फॉर एनी ए फोर्सीन सर्कमस्टांसेस। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो कर सकता है, उसके पास ये पावर्स हैं। बट ये पावर्स जो हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो करेगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी कर देगा, बट ऑफिशियली दिस इज़ डन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। बहुत ही फेमस है, एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जो कि लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। इन्होंने ये बुक लिखी थी एंड इन्होंने ही ब्रॉट द आइडिया, और इन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन इंडियन रुपीज़ जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ओ करती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ओ मीन्स लाइक दे ओ इट टू द इंडियन नेशन, टू इंडिया, क्योंकि उतना उन्होंने इंडियन जो एक्सचेकर है वहाँ से उन्होंने सारे अपने सेक्रेटरीज वगैरह, जिनके लिए भी बहुत ही एक कांग्रेस की डिमांड भी थी उस टाइम पे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी है, उसकी जो सैलरीज वगैरह हैं वो भारतीय फंड से ना ली जाएं और ब्रिटिश अपने ही प्राइवेट पर्सेस से, अपनी ही पर्सेस से उसको पे करे। तो देखिए उन्होंने कहा था कि 8 मिलियन जो है वो वहाँ की सरकार जो है, हमारा उनका हमारे मतलब उनका कर्ज है, ये हमारा कर्ज है ये उन पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है इन ऑप्शंस में, वो है आरसी दत्त का। आरसी दत्त भी जो थे ये बहुत ही जाने माने और बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे अपने टाइम के, और इन्होंने भी एक सिमिलर बुक लिखी है, एक बहुत ही सिमिलर बुक लिखी है। उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बट अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। तो द राइट आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो आ जाती है। तो ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम जो था, इट वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, अब देखिए ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम जो है 1892 में हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। इसी बारे में डिटेल्स आप ज़रूर पढ़िएगा। एंड इट वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका तुंगभद्रा वाला एरिया है, तुंगभद्रा और शायद कृष्णा वाला, नहीं हाँ तुंगभद्रा वाला जो एरिया है वो आपका पेशवा के पास उनको दिया गया था, अलॉट करा गया था। और कृष्णा और पेन्नर नदी के बीच वाला जो एरिया है वो निज़ाम को दिया गया था। तो ये बहुत ही एक अच्छी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसकी बैकड्रॉप क्या है, मैसूर वॉर्स कहाँ से स्टार्ट हुए, टीपू सुल्तान का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन था, और क्यों टीपू सुल्तान वाज लाइक अ वेरी एक बहुत ही मतलब बोला जाता है ना कि आंख में खटकता था ब्रिटिशर्स के, तो ऐसा क्यों था, उनके क्या अलायंसेस थे टीपू सुल्तान के विद फॉरेन की जो जो भी बाहर हो रहा था। ही वाज आल्सो, इट वाज नॉट जस्ट दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन इंडिया, ही हैड इन्वॉल्वमेंट्स आउटसाइड आल्सो। तो वो क्या थे, he was also considered as the biggest intellectuals of his time. So what were the reasons? So let's come back to the question and we'll discuss that in some other upcoming videos. तो अभी की बात करें तो इसका जो सही आंसर है that will be option B, Cornwallis. Okay. The next question is the language of discourses of Gautam Buddha. तो ये देखिए गौतम बुद्धा की जो languages हैं, अब जो ancient languages हैं, संस्कृत जो है वो बहुत ही बाद में आई है, मतलब बहुत ही बाद में तो नहीं आई है, बट ये आपकी आई है गुप्ता एरा और 3rd-4th सेंचुरी एडी से। जो आपका हर्षवर्धन और इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम से संस्कृत जो थी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। बट जब आप मौर्यास की बात करते हैं, मौर्य डायनासिटी की बात करते हैं, या
आप जब बात करते हैं, जब जैनिज़्म जो था, जैनिज़्म आया, जब बुद्धिज़्म आया, तो उस टाइम पे 2 लैंग्वेजेस बहुत ही प्रेवलेंट थी। एक थी आपकी पाली और एक थी आपकी प्राकृत, ठीक है? एक थी आपकी पाली और एक थी आपकी प्राकृत। मैं लिख नहीं पाऊँगी, आप आई होप सुन रहे होंगे। तो ये लिखी जाती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। किस स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो सबसे एंशिएंट जो थी पाली लैंग्वेज जो थी, ये कंपाइल हुई थी, और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो थे ये कंपाइल हुए थे श्रीलंका में, ठीक है? सेकेंड थर्ड सेंचुरी बीसी में, अराउंड इस टाइम फ्रेम में ये जो थे श्रीलंका में कंपाइल हुए थे। तो अगर आपसे गौतम बुद्धा के डिस्कोर्सेस के बारे में बात करी जाए या बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की कंपाइलेशन के बारे में बात करी जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द लैंग्वेज वाज पाली। बट अगर क्वेश्चन में आता कि जैनास के जो स्क्रिप्चर्स थे, जो कि जैनिज्म की जो कंपाइलेशन हुई थी, दैट हैपेंड इन द 6th century AD, अ लिटिल बिट लेटर इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म, और वो प्राकृत लैंग्वेज में हुई थी। संस्कृत वाज अ लैंग्वेज जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स यूज़ करते थे, एंड इट वाज अ लिटिल बिट थोड़ा लेट जो थी संस्कृत की एवोल्यूशन हुई थी। द अर्लीस्ट लैंग्वेजेस वाज पाली, एंड मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी। खरोष्टी स्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है वो बहुत ही फेमस थी, बट मोस्टली आप मौर्याज में अशोका की बात करेंगे तो आपको पाली स्क्रिप्ट ज़्यादा मिलेगी। तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पाली। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंडर द माउंटबैटन प्लान ऑफ 1947 द पीपल ऑफ डैश वर गिवन द राइट टू डिसाइड थ्रू अ प्लेबिसाइट वेदर दे विश्ड टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। तो देखिए 1947 में लास्ट वाइस रॉय जो थे हमारे लॉर्ड माउंटबैटन, तो ये इन्होंने एक सीरीज ऑफ प्लान्स निकाले थे कि इंडिया का किस तरीके से पार्टीशन हो, या क्या आगे किस तरीके से एक डिस्कोर्स क्रिएट करा जाए। तो देखिए पहला प्लान था इनका, डिकी बर्ड प्लान बोला जाता है या बाल्कन प्लान बोला जाता है, जिसमें इन्होंने कहा था कि हर स्टेट को या तो इंडिपेंडेंट हो जाए या फिर मतलब डिसाइड कर ले क्या है। तो देखिए वो उसके अगेंस्ट बाल्कनाइजेशन जो है ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लान बाल्कन जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको नाम दिया था, डिकी बर्ड प्लान को। ये रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसके बाद एक नया प्लान लाया था जो कि आपका लॉर्ड माउंटबैटन प्लान ही है 1947, जिसमें इन्होंने कहा था कि पंजाब और बाकी एरियाज़ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो डिसाइड करेंगी कि उन स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। बट जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और जो सिलहित डिस्ट्रिक्ट है असम का, आई एम सॉरी अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, तो एनीवेज तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है असम का और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है NWFP, यहाँ पे एक प्लेबिसाइट होगा और यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे कि इनको पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। बट ब्रिटिश सजरेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इसी प्लान के साथ। ब्रिटिशर्स जो हैं, जो उनके राजा हैं, दे विल स्टॉप यूजिंग द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका करेक्ट आंसर विल बी NWFP एंड सिलहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन होल रेफर्स टू, तो देखिए ओजोन होल रेफर्स टू व्हाट? होल इन ओजोन लेयर, decrease in the ozone layer in troposphere, decrease in thickness of ozone layer in stratosphere, increase in thickness of ozone layer in troposphere। तो ओजोन होल से हमको इतना तो पता है कि ओजोन की कहीं पे डिक्रीज हो रही है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो होगा नहीं आंसर, ठीक है? अब होल इन ओजोन लेयर, तो देखिए एक एक्चुअल होल नहीं क्रिएट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि होल क्रिएट हो रहा है, इट्स जस्ट दैट वो थिकनेस जो है वो बहुत एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट से कम हो जा रही है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर है क्या? ओजोन को बोला जाता है O3, पता ही होगा ये आपको, एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? आपकी जो एटमॉस्फेयर के पार्ट्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये डिवाइडेड होते हैं इस तरीके से। मीजोस्फेयर के ऊपर आपका थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर आ जाता है, तो ये डिवाइडेड होते हैं, एंड ओजोन जो है आपका वो आपकी सेकंड लेयर पे आता है, मतलब नीचे से सेकंड, अर्थ की तरफ से सेकंड लेयर पे आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, ठीक है? तो ये मतलब अराउंड 50 किलोमीटर्स के आसपास आपका ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर की जो थिकनेस है ये बहुत कम हो जाती है, मोस्टली ये कम होती है पोलर एरियाज के अराउंड, ठीक है? मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के क्या क्या रीजंस हैं, तो ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एक्सेस तो है ही है रीजन, बट ये नेचुरली भी अकर हो रहा है। नेचुरली कैसे अकर हो रहा है? देखिए पोलर वर्टेक्स एक
जो है एक फिनोमिनन है जो वहाँ पे कॉज होता है। पोलर वोर्टेक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ वेरी लो प्रेशर एरिया, ठीक है। लो प्रेशर और ठंडी हवा होती है वहाँ पे, ठंड है, ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है और लो प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से जो पोल्स हैं आपके वहाँ पे एक जो ठंडी हवा बोलते हैं ना यहाँ पे क्यों है, वाई वाई पोलर विंड्स किस तरीके से वहाँ पे पोलर विंड्स वहीं पे क्यों है, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड देयर इस पोलर वर्टेक्स की वजह से, ठीक है। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं इसके बारे में मैं और आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हमारे पास कम है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ओजोन होल्स हैं ये नॉर्मली यहाँ पे पाए जाते हैं। और ओजोन होल जिसके बारे में हम अभी बहुत कंसर्न हैं दैट इज इन एंटार्क्टिका, ओके। तो इसका सही आंसर विल बी डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, नॉट इन ट्रोपोस्फेयर, इन स्ट्रेटोस्फेयर। So the correct answer will be option C of question number 15. Alright. तो ये थी आज की वीडियो गाइज, डू कमेंट एंड टेल अस कि आपको कैसा लगा एंड इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू। तो हम आगे और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस चाहिए या उनसे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो ऑल्सो डू comment that in the comment section, and thank you very much and all the best for your exams.